गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है मेरे लाल, मेरे काले, मेरे महरून, मेरे बैंगनी, मेरे ग्रे कलर के बच्चे। बच्चा कह रहा है सर क्या हो गया, आप तो हमारे आते ही गाल पकड़ने लग गए। गुस्से में हो क्या? मैं बहुत गुस्से में हूँ, ध्यान रखना। नालायको, आपने रिवीजन क्लास नंबर 2 बहुत कम बच्चों ने देखी है। मुझे उम्मीद थी वैसे आपसे ऐसी ही, मैं पूरा विश्वास करता हूँ आपके ऊपर कि ऐसे ही काम करोगे आप। बट फिर भी आपने तो मेरा विश्वास है इस बार जीत ही लिया नालायको। मतलब रिवीजन क्लास नंबर 1 इतने सारे बच्चों ने देखी, रिवीजन क्लास नंबर 2 बहुत कम बच्चों ने देखी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि विवेक सर तो आएंगे ही आएंगे डेली। अब तो विवेक सर ने बोल दिया, विवेक सर तो अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं। हम सर अपनी कमिटमेंट के पक्के नहीं है सर, हमारा जब मन करेगा तब आपकी क्लास देखेंगे, आपको टाइम पे डालनी पड़ेगी, बस आप ये बात ध्यान देना। सर मैं तो टाइम पे डाल दूंगा नालायको, बट एग्जाम आपके हैं। और ये जो आप में से सुबह सुबह बच्चे मुझे यार मैसेज कर रहे थे, मैं एक बार उनको भी देख लूंगा, अगर वो सामने बैठे हैं। बच्चा कह रहा है अनाउंसमेंट डाल दो सर एग्जाम पोस्टपोन कराने के, सर कोविड वाले केसेस बढ़ रहे हैं। ये वही बच्चे हैं नालायक जिन्होंने तैयारी नहीं की। सर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, बट एक बात मैंने सोच के बोलो कि अब ये अनाउंसमेंट डालने वाला काम स्टार्ट कर दे बिना बात के। मतलब तैयारी पे ध्यान ना लगाएं। इंस्टीट्यूट एग्जाम कैसे लेगा, कब लेगा, उसको आप ज्यादा टेंशन है सर। सोच के बोलना, उसका उसका नाम नहीं खराब होगा क्या? आईसीएसई का नाम खराब नहीं होगा कि अगर वो इस सिचुएशन में एग्जाम लेगा? तो सिंपल सी बात है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम ले, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 200% आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम ही क्यों ना हो सर। तो ये मत सोचना कि हमारे एग्जाम कैसे होंगे, जो पेपर सब्जेक्टिव हैं उसके एग्जाम भी होंगे। वो किस तरह से एग्जाम लेगा आप इंस्टीट्यूट पे छोड़ दो, अपनी तैयारी पे ध्यान लगाओ आप। और ये मैसेज सर मेरे पास तो मत ही करो कि अनाउंसमेंट डाल दो, पोस्टपोन करवा दो, एग्जाम कैंसिल करवा दो। सर कितनी बार कैंसिल कराओगे, कितनी बार पोस्टपोन कराओगे? एग्जाम जिंदगी में तो कभी ना कभी देने पड़ेंगे, बिना एग्जाम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपके हर बार 6 महीने लेट होते रहेंगे। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं है, लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। बट आपके जब भी एग्जाम होंगे, इंस्टीट्यूट आपका बहुत सोच समझ के एग्जाम लेगा, उसको भी पता है एक एक बच्चे की लाइफ की वैल्यू क्या है। और आपसे पहले सीए वाले बच्चों के एग्जाम है, तो पहले उनको देखो। अगर उनके एग्जाम होंगे ना, तो इंस्टीट्यूट आपका उनको भी तो देखेगा ना कि उन्होंने एग्जाम कैसे लिए। तो अगर उनके एग्जाम होंगे तो 200% मान लो आपके भी एग्जाम होंगे। अगर उनके एग्जाम में कोई दिक्कत आएगी तो मे बी इंस्टीट्यूट आपका सोचेगा फिर हमें एग्जाम कैसे लेने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम कैंसिल है, पोस्टपोन होंगे, बट फिर वो सोचेगा कि एग्जाम मुझे कैसे लेने हैं। बट अभी इस बात को मेरे पास मैसेज मत करो सर, ठीक है री? ये थोड़ा सा ना समझा करो कि भैया हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। अभी अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर है, दिसंबर के लास्ट में जाके आपके एग्जाम है। जो पहले सीए वाले बच्चों के एग्जाम है उसकी छोड़ दो, बच्चा कह रहा है हमारे एग्जाम के पोस्टपोन के पहले अनाउंसमेंट डाल दो। यही काम करते रहे बस, अनाउंसमेंट डाल के इंस्टीट्यूट पे प्रेशर क्रिएट करते रहे। इंस्टीट्यूट भी बोलेगा कि भैया मुझे नहीं पता मेरे बच्चे हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ना आपने मुझे बोलना है ना किसी टीचर को बोलना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। सर वो ऊपर इंस्टीट्यूट बैठा है, वो हमारा भगवान है, उसने हमें डिग्री देनी है, उसको पता है एक बच्चे की लाइफ की वैल्यू क्या है। उनके घर के अंदर भी उनके बच्चे होंगे, ठीक है? तो मे बी उनके कई बच्चों के एग्जाम होंगे, तो उसके आप टेंशन छोड़ दो, एग्जाम कैसे होंगे आप ये लगाओ कि सर मुझे तैयारी पूरी करनी है। मुझे लगता है इस चक्कर में बच्चे रिवीजन क्लास देख रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ बच्चों या कुछ टीचरों ने बोल दिया है कि भैया एग्जाम तो दोबारा पोस्टपोन हो सकते हैं। और मैं सारे टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 यार, बच्चों को तैयारी के लिए मोटिवेट करो, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करो। इस चीज के लिए मोटिवेट मत करो कि भैया मैं अनाउंसमेंट डाल दूंगा, पोस्टपोन करवा दूंगा। सर सिंपल सी बात है, अगर आप तैयारी नहीं करोगे ना, और अगर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम ले लिए, फिर आप ये मत कहना कि सर वो अनाउंसमेंट डल गई थी, इस चक्कर में हमने तैयारी नहीं की। ठीक है जी? इधर देखो ध्यान से, अब मुझे गुस्सा मत चढ़ाया कर, मैंने कहा ना मैं बहुत गुस्से में हूं। बच्चा कह रहा है सॉरी सर सॉरी। इधर देखो ध्यान से नालायको, गुस्से में नहीं हूं, समझा रहा हूं आपको, आपसे प्यार करता हूं इसलिए समझा रहा हूं। चलो अच्छा, आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 3 है, तो हमने 2 रिवीजन क्लास यूट्यूब पे डाल दी है। एक बार फटाफट से रिवीजन क्लास जितनी भी अभी तक हमने डाली है, फटाफट से 7 से 8 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं सारी की सारी। उसके बाद फिर हम आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने सारे प्रोविजन खत्म कर दे रहे हैं। नेक्स्ट रिवीजन क्लास से जितने भी आपके कस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना, उसके प्रोविजन भी करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये 3 रिवीजन क्लास समझ लो, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे 3 रिवीजन क्लास मतलब 3 नंबर हैं, और प्रोफेशनल वाले बच्चे 3 रिवीजन क्लास मतलब 1 क्वेश्चन है। और जो अगले आने वाली रिवीजन क्लास होंगी उसमें प्रोफेशनल वालों का 1 और क्वेश्चन बनेगा, बाकी प्रोविजन प्रैक्टिकल सारे उसमें से बनेंगे। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी ध्यान दें, अगले आने वाले रिवीजन क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। ठीक है, चलो इधर सुनना ध्यान से, एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करवा दो जी। अब हमने यहाँ पे कस्टम लो स्टार्ट किया हुआ था, मुझे फटाफट से पहले बात करो, कस्टम का मतलब क्या होता है? ड्यूटी होगा या टैक्स होगा? कस्टम मतलब क्या होगी? ड्यूटी।
ठीक है, टैक्स यहाँ पे कवर नहीं होगा। टैक्स हमारा इनकम टैक्स है, टैक्स हमारा जीएसटी है, कस्टम हमारी ड्यूटी है। उसके बाद मैंने कहा था कस्टम में कितने एक्ट होते हैं, 2 एक्ट होते हैं। कौन कौन से? कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम एक्ट में क्या है, जितने भी आपके प्रोविजन हैं वो सारे कस्टम एक्ट के अंदर होंगे। जो भी आपके रेट होंगे वो सारे टैरिफ एक्ट के अंदर होंगे। रेट आपके दो तरह के होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी की रेट शेड्यूल 1 में है, एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट शेड्यूल 2 में है। ये सारी बातें आपको रिकॉल होनी चाहिए जब मैं बोलता हूं। अगर रिकॉल हो रही है तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएंगी, अगर रिकॉल नहीं हो रही तो चेक करो क्यों नहीं हो रही, आपने रिवीजन क्लास मतलब सही ढंग से सुनी नहीं है। फिर शेड्यूल 1 में याद करो 2 रेट होते हैं, कौन कौन से? स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। स्टैंडर्ड रेट कब लगते हैं? नॉर्मल केस में लगते हैं। प्रेफरेंशियल रेट तब लगते हैं अगर हम कोई सामान इंपोर्ट करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन से। उसके बाद फिर मैंने कहा था कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर का सामान इंडिया में आना या बाहर से इंडिया में आना, बाहर से इंडिया में आना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया का सामान बाहर जाना या इंडिया से बाहर जाना, इंडिया से बाहर जाना। उसके बाद कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल होगी, सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। गुड्स का मतलब डेफिनेशन यहाँ पे लॉ में लिखी है, जीएसटी में अलग है, कस्टम में अलग है। जो कस्टम में गुड्स की डेफिनेशन है उस पर ध्यान लगाना, जीएसटी की बात करूंगा तो जीएसटी की गुड्स की डेफिनेशन पे ध्यान लगाना। इसमें गुड्स का मतलब क्या होता है? वेसल है, एयरक्राफ्ट है, कन्वेंस है, व्हीकल हैं, स्टोर्स हैं, बैगेज हैं, लगेज हैं और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये सारी की सारी गुड्स में कवर होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि जो कस्टम एक्ट 1962 है उसमें सारे प्रोविजन लिखे हैं, टैरिफ एक्ट में सारे रेट लिखे हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद कस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। कस्टम ड्यूटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 2 तरह की होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी में काफी सारी ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। कौन कौन सी? बेसिक कस्टम ड्यूटी, आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी होगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी, सेफगार्ड ड्यूटी होगी, कंपनसेशन सेस होगा। ये सारे के सारे इंपोर्ट पे ड्यूटी एप्लीकेबल होती हैं। जबकि एक्सपोर्ट पे कुछ केस में ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, बाकी सारे केस में एक्सपोर्ट हमारा एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, ये सारी बातें आपने कर ली थी। और देन फिर इंडिया की डेफिनेशन। इंडिया की डेफिनेशन में कई बच्चों को डाउट था रही, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। इंडिया की डेफिनेशन में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। कई बच्चों ने लिखा था कमेंट बॉक्स में 31 स्टेट हैं। 31 स्टेट सर आपकी जीएसटी के अंदर है। याद करो वहां पे आपकी 3 यूटी को हम स्टेट मान लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कस्टम में इंडिया की डेफिनेशन अलग है, जीएसटी में इंडिया की डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे 28 स्टेट है, 8 यूटी कैसे हैं? बच्चा कह रहा है यूटी तो 9 है सर। आपको मैंने कहा था कि दमन एंड दियो एंड दादरा एंड नगर को कंबाइन कर दिया है और इन दोनों को कंबाइन करके अब एक ही यूटी बना दी है। ये दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि भैया इंडिया की डेफिनेशन में कितनी स्टेट है कस्टम में, 28 स्टेट है। यूटी कितनी है? 8 हमारी यूटी है। एक यूटी मर्ज हो चुकी है। कौन कौन सी यूटी मर्ज हो चुकी है? दादरा एंड नगर और दमन एंड दियो, इन दोनों यूटी को मर्ज करके एक यूटी बना दिया, इसलिए 9 यूटी से हमारी 8 यूटी हो गई है। ऐसा कॉन्सेप्ट कस्टम में नहीं है कि यूटी को हम स्टेट मान लेंगे, वो हमने जीएसटी में किया था, कस्टम में मत पढ़ना। क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन इनकम टैक्स में अलग है, जीएसटी में अलग है और कस्टम में अलग है। उसके बाद कस्टम के अंदर मैंने कहा था कि 200 नॉटिकल माइल्स को हम क्या बोलते हैं? ईजेड भी बोलते हैं और इंडियन कस्टम वाटर भी बोलते हैं। इंडियन कस्टम वाटर किस लिए काम आता है? याद करो मैंने कहा था सास। सास का मतलब क्या होता है? स्टॉप करेंगे, अरेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, इसलिए 200 नॉटिकल माइल्स को हमने यहाँ पे रखा। बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब होगा वो डिपेंड करता है 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर सामान आया या 12 नॉटिकल माइल से बाहर सामान गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने कहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर। कितने डिजिट का होता है? कई बच्चों ने कहा था 15 डिजिट। मैं उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहता नालायक को, बट याद करो मैंने कहा था 10 डिजिट का होता है। ये पैन बेस नहीं होता, जीएसटी में पैन बेस होता है, ये पैन बेस नहीं होता। उसके बाद इसका फॉर्म नंबर क्या होता है? ANF2A। दोबारा बोलो ANF2A, एक बार और बोलो ANF2A। इसको इश्यू कौन करता है? डीजीएफटी। डीजीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। दोबारा बोलो डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। उसके बाद वेबसाइट हमारी कौन सी है? www.dgft.gov.in, ये हमारी वेबसाइट होती है। उसके बाद हमारे मोड कौन कौन से होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के? 3 मोड होते हैं, सी मोड है, एयर मोड है, लैंड मोड है। वेसल है, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल है, कस्टम पोर्ट है, कस्टम एयरपोर्ट है और लैंड कस्टम स्टेशन है। ये सारी बातें हमने की। फिर रिवीजन क्लास नंबर 2 में हमने स्टार्ट किया। आपके कस्टम में 4 टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? FAS प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, FOB प्राइस, CIF प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या होता है? उसकी फैक्ट्री पे जो प्राइस होगा उसको हम बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। उसकी फैक्ट्री के प्राइस में रस्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रस्ते का इंश्योरेंस और लोकल टैक्स ऐड करेंगे तो FAS प्राइस आ जाएगा। FAS में याद करो, फटाफट से बोलते रहो, अगर लोडिंग चार्ज ऐड करेंगे तो हमारा FOB प्राइस आ जाएगा।
एफओबी प्राइस में अगर पानी की ट्रांसपोर्टेशन और पानी का इंश्योरेंस ऐड करेंगे तो सीआईएफ प्राइस आ जाएगा। सीआईएफ प्राइस में अनलोडिंग खर्चे ऐड करोगे नहीं करोगे? आंसर इज नो। सीआईएफ प्राइस में कोई भी अनलोडिंग चार्जेस ऐड नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान देना। तो ये सारी बातें हमने नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हमने की थी। अगला पॉइंट फिर हमने किया बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब मैंने कहा था कि एक तरह का प्रूफ होता है कि आपका एग्रीमेंट हो चुका है। 3 कॉपी होती हैं, एक कॉपी एक्सपोर्टर अपने पास रखेगा, एक कॉपी मास्टर ऑफ वेसल को देगा, एक कॉपी वो किसको देगा? जिसने हमसे सामान परचेज किया, इंपोर्टर, उसको वो देगा। ठीक है जी, ये एग्रीमेंट है कि भैया हमने गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है, अब तुम आगे जाकर अपना चेक कर लेना और उस सामान को मैच कर लेना। आपको मैंने पहले भी कहा था कि इसको डोमेस्टिक के अंदर हम बोलते हैं बिल टी, और वैसे हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। एयर वाले केस में एयर वे बिल बोलते हैं, और लैंड वाले केस में डिलीवरी ऑर्डर बोलते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। उसके बाद फिर यहां पे अगला पॉइंट हमने किया जी, इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है? ये आप सब जानते हैं। इंपोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? आने से पहले आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी पड़ती है। क्यों फाइल करनी पड़ती है? क्योंकि वहां पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, वहां पे रखने के समान जगह है या नहीं है, ये सारी बातें इंपोर्ट मैनिफेस्ट के बेस पे ही बताई जाती हैं। और ये कौन फाइल करता है? मास्टर ऑफ वेसल फाइल करता है। ये बातें हमने यहाँ पे की थी। एक होती है इंपोर्ट रिपोर्ट। सोच के बोलना, इंपोर्ट रिपोर्ट किस केस में होती है? व्हीकल वाले केस में। वो कब फाइल करनी होती है? आने से पहले या आने के 12 घंटे के अंदर अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट आपको फाइल करनी होती है। ये बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। उसके बाद फिर मैंने कहा था बिल ऑफ एंट्री। फटाफट से बोल दो, बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या है? जब भी हमें सामान क्लियर करवाना है घर के लिए, उस केस में एक फॉर्म नंबर फाइल होता है बिल ऑफ एंट्री। उसके बेस पे ही हमारा सामान क्लियर होगा, उसके बिना हमारा सामान क्लियर नहीं होगा। ये बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ये बिल ऑफ एंट्री आती है। फिर मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम कि अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा? मुझे फटाफट से बोल दो जी। सबसे पहली बात मैंने सेक्शन नंबर 29 की बात की थी। सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है? आना है तो किसी भी पोर्ट पे जाना है, कस्टम पोर्ट पे जाना है, कस्टम पोर्ट पे जाना है। फिर सेक्शन नंबर 30 ने क्या बोला? आने से पहले इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है। सेक्शन 31 ने क्या बोला? एंट्री इनवर्ड, मतलब परमिशन मिलेगी आपको। 32 ने क्या बोला? वही सामान अनलोड होगा जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होगा। 33 ने क्या बोला? कि अनलोडिंग जो होगी वो अप्रूव प्लेस पे होगी और किसी प्लेस पे नहीं होगी। 34 ने बोला कस्टम ऑफिसर की सुपरविजन में अनलोडिंग होगी, उसके बिना अनलोडिंग आपकी नहीं होगी। 35 ने बोला वोटर बोर्न जो गुड्स होते हैं उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। 36 ने बोला कि हॉलीडे के दिन जो होगा लोडिंग अनलोडिंग जो होगा उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। आई होप यहां तक आपको रिवीजन हो चुकी है। 7 मिनट लगे हैं टोटल, और 7 मिनट में 2 रिवीजन क्लास के हमने दोबारा से रिवीजन कर ली कि अभी तक हमने किया क्या था। अब अगर आपकी इजाजत हो हम रिवीजन क्लास नंबर 3 के ऊपर आ सकते हैं। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या हम रिवीजन क्लास नंबर 3 स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चा कह रहा है यस सर स्टार्ट करो। आओ जी, अब यहां से हम रिवीजन क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब प्लीज ध्यान सुना, रिवीजन क्लास नंबर 3 है क्या? इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब अगर मैं रिवीजन क्लास नंबर 2 की बात करता हूं ना, तो रिवीजन क्लास नंबर 2 के एंड में जो हमने डायग्राम किया था उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर बाहर से कोई सामान इंडिया में इस पोर्ट पे लेके आना है तो क्या प्रोसीजर होंगे, वो सारी बातें हमने की। सबसे पहले उसने बोला जी सेक्शन नंबर 29, आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है। आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है। एंट्री इनवर्ड परमिशन मिलेगी। सामान की अनलोडिंग करोगे, अप्रूव प्लेस पे करोगे, वही अनलोडिंग करोगे जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होगा, कस्टम ऑफिसर की सुपरविजन में करोगे। ये सारी बातें हमने की। मेरी पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, जितनी फैमिली मेरी इस टाइम सामने बैठी है, एक बात मुझे सोच के बताना। आपको मैंने कहा था लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये वाली चेयर जो है, ये वाली चेयर मैं इंडिया में लेके आ रहा हूं। अब अगर ये वाली चेयर मैं इंडिया में लेके आया तो ये वाली चेयर मान लो मैंने इंडिया के कस्टम पोर्ट पे उतार दी। अब जब ये चेयर इंडिया के कस्टम पोर्ट पे उतार दी तो इस चेयर को जिसने मंगाया था अगर उसने अपने घर लेके जाना है तो वो उस क्लियरेंस के लिए क्या क्या प्रोसीजर होंगे, आज का पहला डायग्राम हमारा वो है। एक बार दोबारा से, लास्ट क्लास में जो हमने डायग्राम किया उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंडिया के पोर्ट तक सामान कैसे आएगा। ये कई बच्चे सोने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर थोड़ा बोरिंग है, ठीक है। अभी थोड़ी थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तो और इंटरेस्टिंग बनेगा, बट प्लीज आपने सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप सो गए ना सर तो मुझे भी हर्ट होगा और आपका भी सारा का सारा रिवीजन लेक्चर निकल जाएगा। इधर सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला है, मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूं कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक क्या हुआ कि इस सामान को बाहर से मैं इंडिया के पोर्ट पे ले आया। अब जब ये सामान इंडिया के पोर्ट पे आ गया तो पोर्ट से घर भी तो जाएगा,
बच्चा कह रहा है बिल्कुल जाएगा। सर अगर ये पोर्ट से अब घर जाना है तो पोर्ट से घर जाने में कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो आज की रिवीजन क्लास में हमें देखना है। सबसे पहला डायग्राम देखो, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडियन कस्टम पोर्ट टू होम कंजम्पशन। इट मींस अगर ये इंडियन कस्टम पोर्ट पे है तो इंडियन कस्टम पोर्ट से अगर मुझे घर लेके जाना है तो उसकी क्लियरेंस कैसे होगी, उसके प्रोसीजर क्या होंगे, वो मुझे बता दो। आज हम यहां पे देखने जा रहे हैं। अब सुना ध्यान से, इसके प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूं जी। अब जब ये सामान यहां पे पहुंचा, बहुत ध्यान सुना, जब ये सामान यहां पे पहुंचा ना तो यहां पे क्या होगा, एक कस्टोडियन खड़ा होगा डंडा लेके, एक कस्टोडियन यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, ये सामान यहाँ पे उसने अनलोड कर दिया, कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में कर दिया, सामान अनलोड हो गया। अब जब ये सामान अनलोड हुआ तो इसने कस्टम ऑफिसर को बोला कि सर ये सामान जिसका आया है तो आप ना उसे कॉल करके बता दो कि भाई उसका सामान आ गया, ताकि वो यहाँ से क्लियर करवा ले। कस्टम ऑफिसर ने बोला ठीक है मैं उसे कॉल कर देता हूँ, तुम इस सामान को यहीं पड़ा रहने दो, उसको मैं फोन करता हूँ, वो सामान आके क्लियर करवा लेगा। अच्छा, अब ये कस्टम ऑफिसर बैठा, इस कस्टम ऑफिसर ने इंपोर्टर को, जिसने सामान मंगाया था, उसको कॉल किया, टिंग 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 टिंग, हेलो इंपोर्टर साहब, आपका सामान बाहर से आया हुआ है, तो यार अपना सामान यहाँ से ले जाओ क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम भी है, और प्लीज यहाँ से अपना सामान ले जाओ और अपना जो भी प्रोसीजर है, जो भी आपके फॉर्मेलिटीज हैं वो आके पूरी कर दो और इस सामान को क्लियर करवा लो। इंपोर्टर ने बोला ठीक है जी मैं आ जाता हूँ। अब जब यहां पे इंपोर्टर पहुंचा तो इंपोर्टर ने कस्टम ऑफिसर से बोला कि सर ये चेयर जो है ना, ये चेयर मेरी है, तो इस सामान को मुझे घर लेके जाना है, तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला गवर्नमेंट कहती है इंपोर्टर, मतलब मान लो मैं इंपोर्टर, तुझे एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। किस लिए? अगर तुझे सामान ये घर के लिए क्लियर करवाना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा कि मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करने को, पॉइंट नंबर ए मैंने क्या लिखा है, फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, और ये व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी। आपके एग्जाम में कलर पूछ सकते हैं कि अगर डायरेक्टली इस सामान को मुझे घर लेके जाना है तो उस केस में कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, दैट इज व्हाइट कलर। अगर डायरेक्टली इस सामान को मुझे घर लेके जाना है उस केस में कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, व्हाइट कलर की, बस ये बात ध्यान देना। अब मान लो ये मेरे पास व्हाइट कलर है, इधर देखो ध्यान से, मेरे लाल, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, ये मेरे पास व्हाइट कलर है, तो मैंने कस्टम ऑफिसर को मैंने व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी। एक बच्चा कहता है यार सर से पूछ के तो बता दे ये बिल ऑफ एंट्री होती क्या है। ये बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, एक आपका पूरा फॉर्मेट बना होता है, पूरा फॉर्म बना होता है, जिसमें आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ती है कि आपने सामान किससे मंगाया, आपका बिल्टी नंबर क्या था, बिल्टी नंबर मतलब बिल ऑफ लैडिंग में नंबर क्या लिखा हुआ था, कितना सामान आपने मंगाया था, ठीक है, उसकी ड्यूटी कितनी बनती है, वो सारी की सारी बातें आपकी बिल ऑफ एंट्री के अंदर होती है। अब जब मैंने कस्टम ऑफिसर को, मान लेते हैं कस्टम ऑफिसर जो है ना वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा है, यहां बैठा है, मैं कस्टम ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा सर ये मेरी बिल ऑफ एंट्री है, तो प्लीज मुझे सामान क्लियर करवाना है, एक बार आप चेक कर लो। कस्टम ऑफिसर ने देखा, अच्छा बिल ऑफ एंट्री है, ये सामान है, इसका ये है, ठीक है, उसने पूरी वेरिफिकेशन की। स्टेप नंबर 2 में कस्टम ऑफिसर इस बिल ऑफ एंट्री की वेरिफिकेशन करेगा। अब देखो मैंने पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा, कस्टम ऑफिसर वेरीफाई बिल ऑफ एंट्री। फिर स्टेप नंबर सी में क्या है, अब यहां पे गवर्नमेंट कहती है उस पर्सन को, इंपोर्टर को, कि भैया तेरी बिल ऑफ एंट्री बिल्कुल सही है, जा तू अब बैंक के पास जा और जो तेरी कस्टम ड्यूटी है उसको पे करके आ जा, और जो तेरे पोर्ट चार्जेस हैं उसको भी तू पे करके आ जा। पोर्ट चार्जेस क्यों लगेंगे जी, क्योंकि जब ये सामान पोर्ट पे पड़ा था तो पोर्ट का स्पेस तो यूज हुआ ना। एक बात मैंने सोच के बताऊं, सर सामान यहाँ पे रखा हुआ है तो पोर्ट का स्पेस यूज हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला उसके थोड़े बहुत पोर्ट चार्जेस होते हैं वो भी तू पे करके आ, और कस्टम ड्यूटी जो है वो भी तू पे करके आ। अब स्टेप नंबर 3 में मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा। बैंक बच्चा कह रहा है सर बैंक कहाँ होता है, पीएनबी बैंक के पास जाना है, एसबीआई के पास जाना है, नालायक यहाँ पे कस्टम वालों का ही बैंक होता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कस्टम में कभी काम करोगे ना तो कस्टम पोर्ट पे ही एक बैंक बना होता है, सारी ड्यूटी जो होती है वो उस बैंक में ही जमा होती है। तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से बोला बैंक ने बोला हाँ, मैंने कहा बैंक यार ये कस्टम ड्यूटी मुझसे ले लो, मुझे सामान क्लियर करवाना है, तो मैंने कस्टम ऑफिसर को बता दिया, उसने बोला तेरी बिल ऑफ एंट्री बिल्कुल सही है, तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी पे करनी। अब मैंने बैंक को यहाँ पे ड्यूटी पे कर दी, ड्यूटी पे करके बैंक से प्रूफ लेके मैं कस्टम ऑफिसर के पास वापिस आ गया। मैंने कस्टम ऑफिसर को बोला, मैंने कहा कस्टम ऑफिसर ने बोला हाँ, कहता ड्यूटी पे कराया, मैं कहा हाँ मैं ड्यूटी पे कराया, ये उसका प्रूफ है, ये देख लो यहाँ पे ड्यूटी मैंने पे कर दी। कस्टम ऑफिसर ने बोला हाँ भाई तूने ड्यूटी पे कर दी, तेरे बिल ऑफ एंट्री सही है। कहता रुक, अब मैं कस्टोडियन जिसकी उस कस्टडी में सामान है,
अब मैं उसको एक ऑर्डर पास करके दे रहा हूं कि वो तेरा सामान जो है होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा देगा। अब तुझे कोई दिक्कत नहीं है, जा तू कस्टोडियन के पास जा, मैं उसे फोन करके बोल रहा हूं, वो सामान तेरा यहां से क्लियर करवा देगा। तो देखो यहां पे सबसे पहला, मुझे फटाफट से स्टेप बोलते रहो। सबसे पहला इंपोर्टर क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। दूसरा कस्टम ऑफिसर वेरीफाई करेगा। तीसरा फिर ड्यूटी असेस करेंगे, ड्यूटी पे करके आएंगे किसके पास, डेजिग्नेटेड बैंक के पास। अब मैं पे करके वापस आ गया इसके पास। अब फिर यहां पे जब वापस आया तो उसने क्या बोला कि ठीक है तूने सब कुछ सही है, देखो क्या लिखा है, नाउ कस्टम ऑफिसर विल इशू क्लियरेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 47। अब ये क्लियरेंस ऑर्डर पास करेगा, और जैसे ये क्लियरेंस ऑर्डर कस्टम ऑफिसर को पास करेगा तो कस्टम ऑफिस सॉरी कस्टोडियन क्या करेगा, इस सामान को यहां से क्लियर करवा देगा। इस तरह से हमारे सामान घर पहुंचते सर। एक बार मुझे फटाफट से बोल दो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या है, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। स्टेप नंबर 2 में किसको फाइल करेगा, कस्टम ऑफिसर को फाइल करेगा, वो उसको वेरिफिकेशन करेगा, फिर वो इसको बोलेगा जाके ड्यूटी दे के आ, ये ड्यूटी बैंक के पास दे के आएगा, उससे प्रूफ लेके आएगा, ये प्रूफ इसको दिखाएगा। जब ये प्रूफ इसको दिखाएगा तो वो क्या करेगा, कस्टोडियन को एक ऑर्डर पास कर देगा, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 47, कि भैया ये ड्यूटी पे कर चुका है, इसका सामान अब तो यहां से क्लियर करवा दे और इस सामान को घर भिजवा दे। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सर, जब वो ऑर्डर पास करेगा तो टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, और मैं डिलीवरी लेकर अपने घर आ जाऊंगा, इंपोर्टर की प्रीमाइसेस के पास आ जाऊंगा। बच्चा कहता है सर ये बिल ऑफ एंट्री फाइल कब करनी होती है, देखो ये टाइम लिमिट मैंने क्या लिखा है बिल ऑफ एंट्री की, एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस। मतलब जब वो कन्वेंस आएगा, जब वो कन्वेंस आएगा अगले दिन के एंड तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, या आप पहले भी फाइल कर सकते हो। क्योंकि ऐसा भी तो होता है, अब सोच के बोलना, मैं वेट कर रहा हूं, मैंने सामान मंगाया, मैंने कुर्सी मंगाई, मैं वेट कर रहा हूं कुर्सी आएगी कुर्सी आएगी कुर्सी आएगी कुर्सी आएगी कुर्सी आएगी। तो मेरे दोस्त ने बोला, मेरे मतलब बिजनेस पार्टनर ने बोला, कह रहा भाई तू क्यों इतना एक्साइटेड है कुर्सी आएगी। मैंने कहा कुर्सी आएगी, और जैसे ही आएगी ना, ये कुर्सी का ऑर्डर पहले ही किसी का आ चुका है, ये बिक जाएगी। अब सोच के बोलना, जब ये कुर्सी आएगी उस टाइम बिल ऑफ एंट्री फाइल करूं, टाइम लग जाएगा। और कस्टमर वैसे ही तैयार खड़ा है, कहता भैया जैसे ही कुर्सी आए ना, ये तुम मुझे दे दियो, बस टाइम मत लगाइयो। अब गवर्नमेंट के पास गया, ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा ऑफिसर मेरी ना एक कुर्सी आ रही है, तो उसने कहा ठीक है बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना और क्लियर करवा लेना। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आने से पहले ही बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दूं ताकि बाद में टाइम कम लगे। कस्टम ऑफिसर ने बोला यार विवेक यार तेरे अंदर दिमाग तो है। मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा अगर मैं पहले फाइल कर दूंगा, सब कुछ पहले काम कर दूंगा, जैसे ही वो कुर्सी आएगी मैं उठा के ले जाऊंगा। तो कस्टम ऑफिसर ने बोला बात तो सही है, देखो अब यहाँ पे सेकंड टाइम लिमिट क्या है, प्रायर बिल ऑफ एंट्री अलाउड, प्रायर बिल ऑफ एंट्री अलाउड है बिफोर इंपोर्ट मैनिफेस्ट, आईजीएम बनने से पहले, बट वेसल एयरक्राफ्ट मस्ट बी अराइव विद इन 30 डेज। आपका वेसल 30 दिन के अंदर यहां पे आ जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल ही तब करूंगा जब या तो वो आने वाला होगा 1-2 दिन के अंदर, या वो वहां पे खड़ा होगा, या उसको 1 हफ्ता पड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आने में 6 महीने पड़े हैं तो मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दूं, इतना पागल तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी तो देनी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री के टाइम पर। तो सिंपल सी बात यह है, बिल ऑफ एंट्री आप आने के बाद या उससे अगले दिन के एंड तक फाइल कर सकते हो, और पहले भी फाइल कर सकते हो, बट वो 30 दिन के अंदर वेसल तुम्हारा पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, बच्चा कह रहा है आप ये बेकार की बातें मत करो, हमें ये बताओ क्वेश्चन कैसा बनेगा। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम लिमिट बता दो, बिल ऑफ एंट्री किस कलर की फाइल करनी होती है ये बता दो। उसके बाद फिर ये बात बोलेंगे जो अपना कस्टम ड्यूटी हमें जमा करानी होती है, वो कस्टम ड्यूटी किस बैंक को जमा करानी होती है, तो आपका आंसर लिख के आना पड़ेगा डेजिग्नेटेड बैंक। डेजिग्नेटेड बैंक का मतलब होता है जो कस्टम वालों का बैंक होता है, उस बैंक के पास जाके हमें कस्टम ड्यूटी जमा करानी पड़ती है। बात समझ आ रही है जी? अब ये तो हमारा हो गया। अच्छा अब आगे देख लेना जी, अब कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कब करनी है। टू नोटिफाइड इंपोर्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ए डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कुछ नोटिफाइड इंपोर्टर होंगे जिसको गवर्नमेंट अलाउड कर रही है कि आप पेमेंट डेफर भी कर सकते हो, पेमेंट बाद में भी कर सकते हो। पहले तो कस्टम ड्यूटी देखो, इंपोर्टर शैल मेक पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कब पेमेंट करनी है, विद प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। जैसे बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करूंगा ना, साथ में मुझे कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करके आनी है। जैसे मैंने क्या बोला, बैंक के पास गया, ड्यूटी जमा करा के आ गया, ये तो नॉर्मल केस है। विद इन 1 डे आफ्टर रिटर्निंग असेस बिल ऑफ एंट्री, 1 दिन के अंदर जब वो बिल ऑफ एंट्री मुझे असेस करके दे देगा, कस्टम ऑफिसर जब मुझे बिल ऑफ एंट्री असेस करके दे देगा, उसके 1 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करके आनी है। ठीक है जी, मतलब या तो जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करूंगा उस टाइम ही मुझे पेमेंट करनी है, या जब वो मुझे असेस करके देगा उसके 1 दिन के अंदर, या इन केस डेफर पेमेंट एज पर ड्यू डेट।
या अगर मैं डेफर्ड पेमेंट वाला हूं तो जो गवर्नमेंट ने मुझे ड्यू डेट बताई होगी उस ड्यू डेट पर मुझे फिर पेमेंट करनी होगी। बच्चा कहता है सर क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता नहीं, बन चुका है। इसमें तो क्वेश्चन बन चुका है और दोबारा ही बन सकता है। क्या कि क्या कस्टम में डेफर्ड पेमेंट कॉन्सेप्ट है? आंसर इज यस, कस्टम में आप डेफर्ड पेमेंट कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी 1 साल पहले की ही लेटेस्ट अमेंडमेंट है कि आप कस्टम में डेफर्ड पेमेंट कर सकते हो। बट सब लोग नहीं, जो नोटिफाइड इंपोर्टर होंगे उन्हीं को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप डेफर्ड पेमेंट करोगे, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। तो या तो पेमेंट करनी है साथ के साथ या एक दिन के अंदर पेमेंट करनी है, या अगर आप नोटिफाइड हो तो आप डेफर्ड पेमेंट करोगे। और डेफर्ड पेमेंट कब करोगे? जो भी आपकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने बताई होगी उसके बेस पे आप पेमेंट कर दोगे। तो ये सारी बातें आपके देखो लिखी हैं। और अगर आपने पेमेंट नहीं की, फेल हो गए, देन इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। ये रेट आपको याद रखना है जी। अगर आपने पेमेंट टाइम पर नहीं की तो 15% पर एनम कस्टम में इंटरेस्ट है। आपको याद आ रहा हो जीएसटी के अंदर ये रेट 18% था। बच्चा कह रहा है जीएसटी जीएसटी, भाई जीएसटी तूने पढ़ा है क्या? जीएसटी क्या है? जीएसटी तो सर ने पढ़ाया ही नहीं हमें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। नाले को सो जाओ, इसका मतलब जाके जीएसटी नहीं पढ़ाया मैंने। जीएसटी में याद करो सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट वाला अमेंडमेंट भी उसके अंदर, अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी बताया मैंने अभी आपको कि अगर आईटीसी में कोई डिफॉल्ट करोगे 24% इंटरेस्ट है, अगर जीएसटी की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करोगे 18% इंटरेस्ट है, कस्टम की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करोगे 15% इंटरेस्ट है। ये अपने माइंड में थोड़ा लेके चलना, नहीं तो आप एग्जाम में गलती करोगे फिर आप बोलोगे पेपर पता नहीं कहां से आ गया। तो आपको बार बार कह रहा हूं, वैसे ही रेट बहुत सारे आते हैं। तो जब जीएसटी की बात करेगा तो 18% की बात होगी, कस्टम की बात करेगा तो 15% की बात होगी। ठीक है। उसके बाद देखो जी, एक सेक्शन 48 है, उसमें लिखा है वेयर इफ एन इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउस और ट्रांसशिप्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनलोडिंग, देन आफ्टर शो कॉज नोटिस गुड्स कैन बी सोल्ड बाय पीओ। ये पॉइंट मैं अभी आपको आगे जाकर वैसे बताऊंगा, बट एक बार अभी समझ लो। इसमें गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक, अगर अनलोडिंग होने के मतलब जब ये तेरी चेयर अनलोड हो गई, इसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर तूने ये सामान क्लियर नहीं कराया ना, तो प्रॉपर ऑफिसर मतलब कस्टम ऑफिसर के पास पावर आ जाएगी इस सामान को बेचने की। क्योंकि भैया हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है ये साल साल सामान रखने की। 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, 30 दिन में बिल ऑफ एंट्री चुप करके फाइल कर दे और इस शेयर को यहां से लेके चले जा। अगर तूने 30 दिन में क्लियर नहीं कराया तो हम ऑक्शन लगा देंगे, हम सेल कर देंगे, और सेल से जो रिकवरी होगी उससे हम अपनी ड्यूटी रिकवर करेंगे जो तूने हमें नहीं दी। तो एक सेक्शन 48 है। सेक्शन 48 आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, कितने दिन के अंदर अंदर सामान क्लियर करवाना जरूरी है? तो मुझे फटाफट से बोलो कितने दिन में जरूरी है? 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन में सामान क्लियर नहीं कराया तो गवर्नमेंट क्या लगा देगी? ऑक्शन लगा देगी। फिर ऑक्शन से जो रिकवरी होगी उससे गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी ड्यूटी रिकवर करेगी। बात समझ आ रही है जी? तो ये हमारा सेक्शन नंबर 48 है। अब मुझे फटाफट से बताओ अभी तक आपने क्या पढ़ा सर? अभी तक मैंने ये बात पढ़ी है कि लास्ट क्लास में मेरा सामान ना इस पोर्ट पे आ गया था, इस पोर्ट से मुझे घर लेके जाना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्टर के पास कॉल गया, इंपोर्टर के पास कॉल गया तो इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने आया। किस कलर की बिल ऑफ एंट्री? व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री। किसको फाइल करेगा? पीओ को। पीओ वेरीफाई करेगा, ड्यूटी असेस करेगा, मुझे बताएगा। मैं बैंक के पास जाऊंगा, ड्यूटी पे करके आऊंगा, प्रूफ लेके आऊंगा, ये प्रूफ पीओ को दिखाऊंगा। पीओ कस्टोडियन को बोलेगा हेलो कस्टोडियन, इसने ड्यूटी पे कर दी है, इस सामान को क्लियर करवा दे, और उसके बाद फिर मैं सामान क्लियर करवा लूंगा। अबे बिल ऑफ एंट्री मुझे फाइल कब करनी होती है? तो भैया जब ऑब्वियस सी बात है जब आई है उस दिन फाइल कर दूंगा, ठीक है जी। उससे अगले दिन के एंड तक फाइल कर दूंगा, पहले भी फाइल कर सकता हूं बट 30 दिन के अंदर मेरा वेसल आ जाना चाहिए। ये सारी बातें हमने बिल ऑफ एंट्री वाले केस में की है। फिर मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी कब है? जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करूंगा उस टाइम मुझे पे करनी है, या एक दिन के अंदर मुझे पे करनी है, या डेफर्ड भी कस्टम ड्यूटी पे कर सकता हूं, बट मैं स्पेसिफाइड होना चाहिए और जो मेरी ड्यू डेट गवर्नमेंट बोलेगी उसके बेस पे ड्यूटी पे कर दूंगा। फिर मैंने बोला कि ये कुर्सी मुझे 30 दिन के अंदर क्लियर करवानी पड़ेगी। अगर मैं 30 दिन में क्लियर नहीं करा पाया तो गवर्नमेंट इस कुर्सी को बेच सकती है, इस कुर्सी का ऑक्शन भी लगा सकती है। ये सारी बातें हमने पढ़ी है। बाकी नोट्स आपके पास हैं, ये नोट्स में सारी बातें लिखी हुई हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, आपको और क्लैरिटी आएगी और इसी में से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। और जो बच्चे हैं प्रोफेशनल वाले, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस चाहिए तो उसके प्रोसीजर डिफाइन कर दो। 5 नंबर में अंदर क्वेश्चन आ गया थियोरेटिकल। अब जिसको यही नहीं पता, जिसके माइंड में डायग्राम घूम ही नहीं रहा, सोच होता वो क्या लिख के आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं।
पक्का पक्का। अच्छा, अगर कोई डाउट होते हैं ना, अगर कोई डाउट होते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। अगर कोई भी डाउट होते हैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, बीच में मत डाला करो। बीच में कोई रिप्लाई आपको मिलेगा ही नहीं, आपका भी माइंड फिर खराब होगा। बेटर ये है लिख लो, जैसे ही वीडियो खत्म हो कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर इस वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है। बट ऐसे नहीं, एक बार पहले दोबारा सुन लेना मैंने क्या बोला, क्या तो दोबारा समझ में आ जाए। हाँ, अगर समझ में ही नहीं आ रहा ये पॉइंट, फिर आप डालना कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें मुझे डाउट आ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। पक्का पक्का। बच्चा कह रहा है यस सर। अब आप अगले डायग्राम पर आओ। लो जी, अगला डायग्राम देखना, अगला डायग्राम उससे भी इंपॉर्टेंट है। अगला डायग्राम क्या है वो सुना ध्यान से। अगला डायग्राम क्या है, अब यहां पे ना प्लीज ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से। आपको मैं थोड़ा सा यहां पे जूम करके दिखाना चाहता हूं, इधर देखो। अब ये सामान आपको दिख रहा है, ये सामान ये जो है यहां पे हमारे पोर्ट पे आ गया, ये सामान हमारे पोर्ट पे आ गया। अब आपको चेयर नहीं दिख रही मेरे ख्याल से ना, चलो कोई बात नहीं, चेयर बट यहीं पर पड़ी है, ये मेरा चेयर पे ही हाथ है। जब ये सामान इस पोर्ट पे आ गया तो यहां पे वो डंडा लेके कस्टोडियन खड़ा होगा, डंडा लेके कस्टोडियन खड़ा होगा। उसने पीओ को बोला कि सर इसके इंपोर्टर को फोन कर दो, वो सामान ले जाएगा घर के लिए। तो पीओ ने बोला ठीक है मैं कर देता हूं। अब पीओ ने क्या किया, फोन घुमा दिया इंपोर्टर को, और इंपोर्टर को बोला हेलो इंपोर्टर साहब, यार आपका ना वो सामान आ गया है तो इसको क्लियर करवा लो यार फटाफट से। अब इंपोर्टर आगे सुनना क्या कह रहा है, इंपोर्टर कह रहा है सर मैं नहीं क्लियर करवा सकता, क्योंकि जब जहां से ऑर्डर आया था उसने अभी ऑर्डर एक बार कैंसिल कर दिया, मेरे पास ड्यूटी देने के पैसे नहीं है, और मेरे पास यहां पे सही बताऊं तो जगह भी नहीं है इस सामान को रखने की, तो मैं इस सामान को क्लियर नहीं करा सकता। अब जैसे ही इंपोर्टर ने ये पीओ को बोला तो पीओ ने बोला हेलो कि भाई 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में चुप करके सामान क्लियर करवा ले, नहीं तो इस सामान के मोक्शन लगा देंगे। इंपोर्टर बोला सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये सामान मुझे घर नहीं लेके जाना है, क्योंकि मेरे पास अभी जगह तो है नहीं और वो कोई कस्टमर भी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस सामान को मैं कहीं और ट्रांसफर कर दूं। पीओ ने बोला यस हो सकता है। पीओ ने बोला ये सामान जो तू है ना, ये सामान हमारे कुछ कस्टम के वेयर हाउस होते हैं उसमें रखवा दे, कस्टम के वेयर हाउस होते हैं उसमें रखवा दे। तो मैंने बोला उस वेयर हाउस में कितने टाइम तक रख सकता हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला 1 साल की भी टाइम लिमिट है, 3 साल की भी है, कुछ केस में बात लाइट टिल, मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे तो जितना मर्जी वेयर हाउस में रख, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यार क्या आज कमाल की बात है, मतलब मैं ऐसा वेयर हाउस में रख सकता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला यस बट एक बात ध्यान दियो, तेरे को वेयर हाउस के चार्जेस देने पड़ेंगे। मैंने बोला वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेयर हाउस चार्जेस दे दूंगा, बस ये बताओ अब मुझे करना क्या है। अब जो मैं अगला पॉइंट करवाना चाह रहा हूं, अगला डायग्राम बताना चाह रहा हूं ना, अगला डायग्राम मेरा यही है कि अगर इंपोर्टर ने इस सामान को डायरेक्ट घर नहीं लेके जाना, इस सामान को पहले वेयर हाउस में लेके जाना है, फिर बाद में कभी जरूरत पड़े फिर वेयर हाउस से घर लेके जाना है, उस केस में क्या कंप्लाइंस होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, कौन सी बिल ऑफ एंट्री होगी, किस सेक्शन में होगी और किस कलर की होगी। एक बच्चा कहता है, जो पढ़े हुए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, देखो अब मुझे खुशी होती है, एक बच्चा कहता है भाई तुझे याद आ रहा है क्या, ये सर ने बात ना हमें जीएसटी के अंदर भी कराई थी, जब जीएसटी में सर ने नेगेटिव लिस्ट कराई थी शेड्यूल 3 वाली, उसमें पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 एक था, जब सर ने कहा था कस्टम जब पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ये तो हमें वही पॉइंट लग रहा है, आपने बिल्कुल सही बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। याद करो क्लोज नंबर 8 मैंने कहा था कि अगर सामान आपका वेयर हाउस में गया और वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान आपने बेच दिया, आपने घर के लिए क्लियर नहीं कराया, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 जो हमने पढ़ा था ना, वो यही पॉइंट था। अब देखो लिंकिंग हो रही है ना सर, आपस में ऐसे सब ऐसे जुड़ा हुआ है, और जो लिंकिंग करके नहीं पड़ेगा, जो रट के चलेगा, वो क्या पड़ेगा सर। इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, देख लो अगला डायग्राम देख लो जी, इधर देख लो अगला डायग्राम यहां पे है कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट क्लियरेंस। इनडायरेक्ट क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, इंडियन कस्टम पोर्ट से वेयर हाउस, और फिर वेयर हाउस से अगर मुझे घर लेके जाना है, उस केस में क्या होगा। अब देखो जी, सबसे पहले मैं फाइल करूंगा बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस अंडर सेक्शन 40 है, अंडर सेक्शन 46, ठीक है, और ये किसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा, वेयर हाउसिंग की। अच्छा अब ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से। अब इंपोर्टर आ गया, इंपोर्टर आ गया, वहां सामने कस्टम ऑफिसर बैठा है, उसने बोला कि सर मुझे ना बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, तो कस्टम ऑफिसर ने बोला भाई लाओ भाई ड्यूटी लाओ और अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करो और सामान घर ले जाओ। मैंने बोला सर मुझे ना बिल ऑफ एंट्री फाइल घर के लिए नहीं करनी, अभी जो मेरी फोन पे बात हुई थी ना कि मुझे इस सामान को वेयर हाउस में लेके जाना है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, फिर तू ऐसा कर कि तू वेयर हाउसिंग वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दे
उसमें तुझे ड्यूटी पे नहीं करनी, क्योंकि ड्यूटी कस्टम में पे ही तब करनी होती है जब वो सामान घर के लिए क्लियर होगा। मैंने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल दी है, ड्यूटी कस्टम में देनी ही तब होती है जब वो सामान घर के लिए क्लियर होगा। अभी तू वेयर हाउस के लिए लेके जा रहा है, उस केस में ड्यूटी पे नहीं करनी। मैंने कहा ड्यूटी पे नहीं करनी मतलब तो क्या मुझे पोर्ट चार्जेस पे नहीं करने? तुझे कहा पोर्ट चार्जेस पे करने हैं, सिर्फ पोर्ट चार्जेस पे करने हैं, क्योंकि जब तूने डायरेक्टली घर के लिए क्लियर करवाया था तो बैंक के पास ड्यूटी देने भी गया था और पोर्ट चार्जेस देने भी गया था, बट वेयर हाउसिंग वाले केस में सिर्फ तू पोर्ट चार्जेस देने जाएगा, ड्यूटी देने नहीं जाएगा। तो मैंने बोला क्या मुझे ड्यूटी नहीं देनी? उसने कहा ड्यूटी देनी है, जब तू इसको वेयरहाउस से घर लेके जाएगा उस टाइम दोबारा से बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, उस टाइम ड्यूटी पे करेगा, तब ये सामान क्लियर होगा। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है जी, फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस अंडर सेक्शन 46। पहले मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, पीओ उसको वेरीफाई करेगा, पेमेंट ऑफ ओनली पोर्ट ड्यूज। देखो मैंने ड्यूटी नहीं लिखी, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो नोट्स ध्यान से देखे, मैंने यहाँ पे ड्यूटी नहीं लिखी, मैंने कहा पोर्ट चार्जेस पे करेगा बैंक के पास, फिर पे करके वापस आऊंगा। अब देखो फिर यहाँ पे पीओ एक इशू कर देगा क्लियरेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 60, क्या कि इस सामान को तुम वेयरहाउस में ले जाओ। अब देखो ये सामान वेयरहाउस के लिए ट्रांसफर हो गया, अब ये सामान वेयरहाउस में आ गया। अब ये सामान वेयरहाउस के अंदर पड़ा है पड़ा है पड़ा है, जब तक पड़ा है तब तक मैं वेयरहाउस चार्जेस पे करता रहूंगा, बात खत्म हो गई। अब मेरे पास कस्टमर आ गया, अब मुझे वो सामान चाहिए जो वेयरहाउस के अंदर पड़ा है। अब अगर वो मुझे सामान वेयरहाउस के अंदर पड़ा हुआ चाहिए तो ऐसा नहीं है कि वेयरहाउस के अंदर गया, दरवाजा खोला, सामान उठाया, चल भाई मैं घर आ गया, गवर्नमेंट कहती हेलो भाई तूने पहले जो बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी वो वेयरहाउस की फाइल की थी, अब तू बिल ऑफ एंट्री फाइल कर वेयरहाउस से घर लेके जाने की। अब देखो फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68। सर ये 68 है, अगर मुझे वेयरहाउस से घर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है सेक्शन नंबर 68 है, और अगर मुझे डायरेक्टली घर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है तो सेक्शन 46 है। तो डायरेक्टली घर वाले केस में सेक्शन 46 है, और अगर मुझे वेयरहाउस से घर लेके आना है तो सेक्शन 68 के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। अब फिर दोबारा पीओ वेरीफाई करेगा। अब मैं इंपोर्ट ड्यूटी देखो दे के आऊंगा, इंपोर्ट ड्यूटी दे के आने के बाद पीओ फिर उसको चेक करेगा और पीओ फिर ऑर्डर पास करेगा क्लियरेंस। देखो नाउ पीओ विल इशू क्लियरेंस ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन आफ्टर पेइंग वेयरहाउस चार्जेस। आफ्टर पेइंग वेयरहाउस चार्जेस आप डिलीवरी ले सकते हो और इस सामान को घर लेके आ सकते हो, इस तरह से प्रोसीजर होगा। बच्चा कहता है कलर तो आपने बताई नहीं, कौन से कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है? आओ मैं आपको दिखाता हूं, देखो नीचे कलर देख लो। अगर पोर्ट से सीधा घर लेके आना है, अगर पोर्ट से आपको सीधा घर लेके आना है तो मैंने कहा था ये व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है। अगर पोर्ट से वेयर हाउस में लेके आना है तो आपकी यहां पे येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है, और अगर वेयर हाउस से घर लेके आना है तो आपकी ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है। आपकी वेयर हाउस से अगर घर लेके आना है तो ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है, आपको वेयर हाउस लेके जाना है येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है, और अगर डायरेक्टली घर लेके आना है तो आपकी व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री। 3 कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती हैं, व्हाइट, ग्रीन और येलो। येलो कई कहते हैं ना, येलो येलो वैसे ठीक है जी, व्हाइट, ग्रीन और येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री होगी। व्हाइट होगी डायरेक्ट, ग्रीन होगी वेयर हाउस से घर लेके आने की, और येलो होगी पोर्ट से वेयर हाउस लेके जाने की। ये 3 कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है। बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। बच्चा कहता है सर मैं बताना चाहता हूं सर, एक बार ना मैं इसको बताना चाहता हूं, तो आप मुझे बताने दोगे? मैं कहा बिल्कुल। फटाफट से खड़े हो जाओ जी जल्दी, ये सामने बच्चा बैठा जी, खड़ा होगा फटाफट से। हाँ जी आप बताओ, पूरी फैमिली को बताना है, जितने बच्चे भी इस टाइम बैठे हैं ना सबको बताओ कि अभी तक आपने इस इनडायरेक्ट क्लियरेंस में क्या पढ़ा। बच्चा कहता है सर सबसे पहले इंपोर्टर के पास कॉल जाएगा, उसको ये बोलेंगे भाई सामान घर के लिए क्लियर करवा ले, वो मना कर देगा, वो कई रीजन देगा मना करने के, तो गवर्नमेंट कहेगी चल ठीक है अगर तुझे क्लियर नहीं करवाना इस सामान को वेयर हाउस में ले जा। तो मैं अब कस्टम ऑफिसर के पास जाऊंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा येलो कलर की, क्योंकि मुझे वेयर हाउस में लेके जाना है। तो मैंने जब बिल ऑफ एंट्री फाइल की, उसने कहा ठीक है जी अब जाके ना तू बैंक के पास जा और पोर्ट ड्यूज दिया, क्योंकि तूने यहाँ पे सामान रखा है उसके चार्जेस होंगे वो दे के आ। मैं पोर्ट ड्यूज दे के आऊंगा, ये पोर्ट ड्यूज चेकिंग करने के बाद ऑर्डर पास कर देगा, इस सामान को वेयर हाउस में रखवा देगा। अब जब ये सामान वेयर हाउस में रखा गया, फिर बाद में मुझे जरूरत पड़ी, मुझे सामान घर लेके आना है, फिर मैं दोबारा से एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा ग्रीन कलर की, उसमें लिखूंगा अब ये सामान मुझे वेयर हाउस से घर लेके आना है। अब गवर्नमेंट बोलेगी चल भाई ड्यूटी दे के आ। अब मैं यहाँ पे ड्यूटी दे के आऊंगा बैंक के पास, फिर वापिस आऊंगा, यहाँ पीओ चेक करेगा, जैसे पीओ चेक करेगा पीओ ऑर्डर पास कर देगा वेयर हाउस के ओनर को, किसने ड्यूटी पे कर दी है इसका सामान तो क्लियर करवा दे और अपने वेयर हाउस चार्जेस ले लियो।
जब मैं वेयर हाउस उसके पास जाऊंगा, वेयर हाउस कीपर के पास, तो पहले मैं वेयर हाउस चार्जेस पे करूंगा। सारे चार्जेस देने के बाद फिर वहां से मेरा सामान क्लियर होगा। इसको ग्रीन कलर के बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। ये सारी बातें हमने की है, ठीक है जी। और ये एंट्रीज जो ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री है अंडर सेक्शन 68 फाइल की जाती है। देखो यहां पे मैंने सेक्शन भी लिखे हुए हैं, ये डायग्राम में देखो लिखे है ना, डायरेक्टली घर 46, वेयर हाउस वाली भी 46, वेयर हाउस से घर लेके आना है तो सेक्शन नंबर 68 के अंदर बिल ऑफ एंट्री होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो मुझसे पूछ सकते हो जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है नहीं। इनडायरेक्ट क्लियरेंस जो है वो कैसी होती है उसके बारे में बता दो। बच्चा कह रहा है सर समझ में आ गया। आगे देखो री फिर अगला, अब ये वैल्यूएशन वाला टॉपिक वैसे तो हमें कल करना है, वैसे तो हमें कल करना है, ठीक है जी। अब यहां पे मैं आज का एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, एक होता है गुड्स इन ट्रांजिट और एक गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। प्रोफेशनल वालों के एग्जाम में जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में इतनी उम्मीद नहीं है, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में उम्मीद है। क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। किसने कभी सुना है गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है? जो आपने सुना है वो कस्टम में यूज मत करना। कस्टम में गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या, वो ध्यान सुनना। आपके सामने मैंने 1, 2 और ये 3 डायग्राम बनाए हैं। इन तीनों डायग्राम को एक बार अगर समझ लोगे ना तो ट्रांसशिपमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्क सिर्फ एक है। सबसे पहले गुड्स इन ट्रांजिट समझते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब यह है, जैसे मान लो यहां पे चाइना से गुजरात में सामान जाना है और बीच में आपका मुंबई पोर्ट आएगा, बीच में आपका मुंबई पोर्ट आएगा। अब आपने कई बार देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे ट्रक होते हैं, एक तो होते हैं ऑल इंडिया रूट परमिट और एक होती है जी मेरा परमिट यहां तक है, उसके बाद दूसरा ट्रक आएगा वो सामान आगे लेके जाएगा। कई ऐसे भी होते हैं। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर मैं ओला या उबर कैब करता हूं तो कई बार वो बोलते हैं ना जी हमारी कैब आगे नहीं जाएगी, अगर आपको कैब आगे लेके जानी है तो आप टैक्सी कर लो, हमारी कैब का परमिट यहां तक है। अब जब मैं वहां तक पहुंचा फिर मैंने दूसरी टैक्सी बुलाई तो मेरे क्या हो गए, कन्वेंस चेंज हो गए ना। और कई बार क्या होता है अगर मैंने स्टार्टिंग से ही टैक्सी की होती तो वही टैक्सी वाला जिसको ऑल इंडिया रूट परमिट था वो मुझे लास्ट डेस्टिनेशन तक लेके जाता, बीच में कोई मेरा कन्वेंस चेंज ना होता। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब मान लो चाइना से यहां पे मेरे को मतलब 100 यूनिट्स लेके जानी है गुजरात में और बीच में आपका मुंबई पोर्ट आएगा। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर यही सेम वेसल जो चाइना से चला वही सेम वेसल डायरेक्टली गुजरात कस्टम पोर्ट पे जा रहा है, मुंबई कस्टम पोर्ट को क्लियर करते हुए बीच में वेसल चेंज नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। ये गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, सेम वेसल ही बीच में बिना किसी सामान की अनलोडिंग के, अनलोडिंग बिना किसी अनलोडिंग का मतलब ये नहीं है कि अनलोडिंग करनी नहीं है। अनलोडिंग का मतलब यह है कि अनलोडिंग करने के बाद दूसरा वेसल जहां यूज ना हो, वही सेम वेसल यूज हो, वही सेम वेसल आगे जा रहा हो, वो गुड्स इन ट्रांजिट में कवर हो जाता है। आपके एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट इनमें से किसमें सेम वेसल की बात होती है, गुड्स इन ट्रांजिट में सेम वेसल की बात होती है। किसमें कन्वेंस चेंज हो जाता है, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट में कन्वेंस चेंज हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो अब यहां तो डायरेक्टली गुजरात जाना है, वही सेम वेसल जा रहा है, तो यहां पे मैंने 100 की अनलोडिंग की, ड्यूटी पे की, सब कुछ किया, तो एक गुड्स इन ट्रांजिट का केस नंबर 1 हो गया। अब यहां पे यूएसए से मुंबई, अब देखो मुंबई में मुझे 30 गुड्स जो है ना वो अनलोड करने हैं, 30 गुड्स अनलोड करने हैं, उसकी बिल ऑफ एंट्री यहां पे मुंबई पोर्ट पे फाइल करूंगा और ड्यूटी पे कर दूंगा। अब यहां पे जो मेरे को आगे गुजरात में लेके जाने हैं वो 70 लेके जाने हैं, और जो ये 70 लेके जाने हैं ना, अब ये 70 देखो मैंने 30 अनलोड कर दी, अब ये 70 जो है ये 70 उसी वेसल में जा रहे हैं जिस वेसल से यूएसए से आए थे। तो अगर देखो सेम वेसल आगे जा रहा है तो उसको हम ट्रांसशिपमेंट बोल दें या ट्रांजिट बोलें, ट्रांजिट बोलें। फर्क सिर्फ क्या आ गया, बच्चा कह रहा है सर फर्क क्या आ गया, फर्क क्या आ गया कि ऊपर वाले केस में मैंने 100 के 100 अनलोड किए थे गुजरात पोर्ट पे, निचले वाले केस में 30 मैंने यहां अनलोड किए, 30 की बिल ऑफ एंट्री यहां फाइल की, 30 की ड्यूटी मैंने यहां पे की, अगला वेसल आगे चला गया सेम वेसल 70 गुड्स, उसकी अनलोडिंग मैंने गुजरात की, उसकी ड्यूटी मैंने वहां पे की। उसके बाद
अब यहाँ पे देखना जी, चाइना से मुंबई और यहाँ पे श्रीलंका। अब यहाँ पे वही है जी, 30 अनलोड किए, फिर आगे मैं 70 लेके जाऊंगा, सेम वेसल लेके जा रहा है। यहाँ पे फर्क क्या आ गया, ये दोनों पोर्ट हमारे इंडिया के थे, इसमें एक पोर्ट हमारे इंडिया का है, एक पोर्ट हमारे बाहर का है, बट वेसल सेम ही जा रहा है क्योंकि उसको परमिशन है कि वो कहीं पर भी जा सकता है सामान लेके। तो गवर्नमेंट कहती है ये भी ट्रांजिट वाले केस में आएगा। बच्चा कहता है फिर ट्रांसशिपमेंट में क्या आएगा, ट्रांसशिपमेंट में भी तीनों केस आएंगे, बस वेसल अलग हो जाएगा। वेसल अलग हो जाएगा सर। वेसल का मतलब पता है क्या, कि जो वेसल आपका यहां, जैसे अब यहां पे गुजरात जाना है, तो यहां पे क्या होगा, मुंबई में क्या होगा, पहले सारा गुड्स अनलोड होगा, फिर यहां पे दूसरा वेसल आएगा, दूसरा वेसल सामान लोड करेगा, फिर वो आगे गुजरात लेके जाएगा। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, इस वाले केस में यहां पे 30 अनलोड होंगे, साथ में 70 भी अनलोड होंगे। 70 अनलोड इसलिए नहीं होंगे, उसकी बिल ऑफ एंट्री यहां फाइल करनी है। 70 अनलोड इसलिए होंगे कि उस 70 को अब दूसरा वेसल आगे गुजरात लेके जाएगा। मतलब 30 तो मुझे अनलोड यहीं पे करने थे, 30 की तो बिल ऑफ एंट्री मुझे यहीं फाइल करनी थी, बट 70 की अनलोडिंग मैंने ट्रांसिट वाले केस में नहीं की थी क्योंकि वो सेम वेसल आगे जाना था। ट्रांसशिपमेंट वाले केस में एक बात ध्यान देना, हर केस में सारी अनलोडिंग होगी, हर केस में सारी अनलोडिंग होगी बीच वाले पोर्ट पे, ठीक है जी। अब जितना वहां पे अनलोड होना था एक्चुअल में, उसकी बिल ऑफ एंट्री वहां फाइल की जाएगी, और बाकी जो सामान होगा वो दूसरे वेसल में आगे जाएगा, और जब बात दूसरे कन्वेंस की आएगी, दूसरे वेसल की आएगी, तो वो केस आपके ट्रांसशिपमेंट में चले जाएंगे। तो आपको मैंने क्लास में, अगर आपके पास जो क्लासेस आई हैं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल वालों के पास, मैंने क्या कहा था वो भी आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने डिफरेंस लिखवाए हैं गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट के, ठीक है जी। वो देख के ये रिवीजन क्लास देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और अगर डायरेक्टली ये भी देखने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस आपके पास आई हुई है, जिन बच्चों के पास क्लासेस नहीं है, मतलब जिन्होंने मुझसे नहीं ली, उनके लिए रिवीजन क्लास तो आई रही है। तो फर्क सिर्फ बस ये देखना कि भैया ट्रांसशिपमेंट में अनदर वेसल की बात होती है, और ट्रांजिट वाले केस में सेम वेसल की बात होती है। दोबारा बोलो, ट्रांजिट वाले केस में सेम वेसल की बात होती है, और ट्रांसशिपमेंट वाले केस में अनदर वेसल की बात होती है। बात समझ में आ रही है जी, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पे और डिस्कस करेंगे। आपका यहां पे है एक सेक्शन नंबर 13 है कस्टम में, दैट इज ड्यूटी ऑन पिल्फरेज गुड्स। कोई बताएगा पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी लीकेज हो गई, छोटी मोटी चोरी हो गई। अब सोच के बोलना, मुंबई कस्टम पोर्ट पे 100 यूनिट्स आए, मेरे 100 यूनिट्स आए, अब उसमें से 10 यूनिट डिफेक्टिव हो गए। वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुए, कस्टोडियन की गलती की वजह से हो गए, चोरी हो गए, लीक हो गया। भैया मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो 100 मंगाए थे। अब तुम्हारे वहां पे अगर 10 यूनिट जो है वो चूहे खा गए, या लीक हो गए, या कहीं से चोरी हो गए, तो गलती मेरी क्यों है? मैं ड्यूटी 100 की क्यों पे करूं? तो आपके एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन बन गया एग्जीक्यूटिव वालों के एग्जाम में, कि 100 यूनिट आए थे, 10 यूनिट कस्टम पोर्ट पे ही पिलफरेज हो गए, 90 यूनिट बचे। तो क्या इंपोर्टर जो है वो 100 यूनिट पर ड्यूटी पे करेगा, 90 पर पे करेगा? तो गवर्नमेंट कहती है 90 पर ड्यूटी पे करेगा, वो 100 पर ड्यूटी पे नहीं करेगा। क्योंकि सर जो 10 यूनिट की चोरी हुई छोटी मोटी, उसमें गलती इंपोर्टर की है ही नहीं, वो कस्टोडियन की है। तो कस्टोडियन ड्यूटी पे करे, इंपोर्टर ड्यूटी क्यों पे करे? देखो यहां पे 10 यूनिट थेफ्ट हो गए, ड्यूटी पेड बाय कस्टोडियन, रेट वही लगेगा जब उसने आईजीएम फर्निश की होगी, उस टाइम जो रेट होगा। इंपोर्टर जो होगा वो 90 यूनिट पर ड्यूटी पे करेगा, पूरी 100 यूनिट पर ड्यूटी पे नहीं करेगा। ये बात ध्यान देना। तो ये हमारा पिलफरेज वाला केस है, ठीक है। ये हमारा पिलफरेज वाला केस है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भैया अगर कस्टम पोर्ट पे छोटी मोटी चोरी हो गई, तो उस केस में बताओ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो जितनी चोरी हुई होगी उस पर कस्टोडियन की गलती है, मेरी गलती तो है ही नहीं सर, तो भैया मैं ड्यूटी पे नहीं करूंगा, मैं तो उसी पर ड्यूटी पे करूंगा जितना मेरे हाथ में एक्चुअल सामान आया। तो अगर 80 यूनिट आई होते तो मैं 80 पर ड्यूटी पे करता, 50 आई होती 50 पर ड्यूटी पे करता, मतलब जितना मेरे हाथ में एक्चुअल सामान आया होता मैं उस पर ड्यूटी पे करता। मैं 100 पर क्यों पे करूं? क्योंकि जब 100 यूनिट मुझे मिली नहीं है। तो यह आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अच्छा इसको छोड़ दो, इसको तो हम वैल्यूएशन में करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड ड्यूटी, कि गुड्स की क्लासिफिकेशन और क्या क्या ड्यूटी लगेगा। ये बात आप याद करो, जीएसटी में मैंने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की थी ना। अब अगर बाहर से मैंने कोई सामान मंगाया और कंबाइन सामान मंगाया, उसमें अलग अलग रेट एप्लीकेबल है, तो गवर्नमेंट कहती है भैया उस केस में असेंशियल और प्रिंसिपल जो होगा ना, उसका वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर कोई मिक्स पार्ट है, अलग अलग सामान आ रहा है जो अलग अलग बिक सकता है, तो याद करो मैंने कहा था हाईएस्ट रेट,
याद करो मिक्स सप्लाई जीएसटी में क्या लगता है, हाईएस्ट रेट लगता है ना, वही सेम जो है यहां पर भी हाईएस्ट रेट लग जाएगा। ठीक है, बच्चा कहता है अगर एडिशनल आइटम बनाइए फिर तो डिफरेंट रेट लगेगा। डिफरेंट रेट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने माउस मंगाया, अलग बॉक्स में आया, कैलकुलेटर अलग बॉक्स में आया, रिमोट अलग बॉक्स में आया, जब इन तीनों का बॉक्स ही अलग अलग है तो क्या इसमें प्रिंसिपल वाला रेट लगाऊं, क्या हाईएस्ट वाला रेट लगाऊं, या अलग अलग रेट लगाऊं, फिर तो अलग अलग रेट लगाऊंगा ना। हाँ, अगर ये तीनों एक बॉक्स में आए होते, एक ही प्राइस होता, फिर ये तीनों मिक्स सप्लाई बन जाते, हाईएस्ट रेट लगता। ठीक है ना। हाँ, अगर मैं लैपटॉप प्लस लैपटॉप का बैग ये बाहर से मंगा रहा हूं, एक ही प्राइस है, तो लैपटॉप वाला रेट लगेगा। बट अगर लैपटॉप मैंने अलग बॉक्स के अंदर मंगाया, माउस मैंने अलग बॉक्स के अंदर मंगाया, रिमोट मैंने अलग बॉक्स के अंदर मंगाया, फिर इन तीनों के जो डिफरेंट रेट होंगे वो डिफरेंट रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट है कस्टम के अंदर कि बाहर से आप जब भी सामान मंगाते हो तो रेट कौन से लगने होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, जो अपने जीएसटी के अंदर पड़ा है वही सेम पॉइंट यहां पर भी है। ठीक है जी, तो फाइनली अब जाके आप ये लगा लो, आज का सेशन हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके पास नोट्स जो होंगे वो यहीं तक बने होंगे। ये अगर नोट्स में नहीं लिखा हुआ, ये नोट्स में लिख लेना, ये वाला पॉइंट, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आपको दिख जाए। हम्म, ये लो, लो जी, इसको आप उतार लेना जी। उसके बाद इसको तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में उतरवा दूंगा, ये पिलफरेज वाला पॉइंट उतार लेना। ठीक है, और गुड्स इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट वाला तो आपने बनाया हुआ है। ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट में फर्क है, सिर्फ ट्रांजिट में सेम वेसल है, ट्रांसशिपमेंट में अनदर वेसल है। ठीक है, तो अब जाके हमारे छोटे छोटे बेसिक पॉइंट कवर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कई पॉइंट बचे हैं प्रोविजन बेस वाले, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे, वैल्यूएशन का टॉपिक है, बैगेज है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, और एक टॉपिक हमारा वेयर हाउसिंग वाला भी है कि अगर वेयर हाउस में सामान जाएगा तो कितने साल तक रख सकते हैं। ठीक है, वो अगर उतने टाइम में नहीं निकालेंगे तो क्या ड्यूटी मुझे देनी पड़ेगी, क्या इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, वो सारी बातें भी हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, उसको भी हम बाद में आने वाले क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि बाहर से इंडिया में सामान कैसे आएगा, इंडिया से सामान वो घर कैसे जाएगा, फिर वेयर हाउस में कैसे जाएगा, वेयर हाउस से घर कैसे जाएगा, ये सारी बातें अभी तक हमने की हैं। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई, वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना। वीडियो स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, नोट्स आपके पास हैं। बट मैं इसके बाद ये नहीं सुनना चाहता कि सर कस्टम में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, मैंने पूरी कोशिश किया कस्टम समझाने की, पूरी कोशिश किया प्रोविजन समझाने की, पूरी कोशिश किया कि आपको बातें समझ में आए। ठीक है, और रेगुलर बैच वाले बच्चे आपका जो क्लासेस आई हैं, आप उसके बाद ये देख सकते हो, या डायरेक्टली ये भी देखनी है तो आप ये देख लो, मुझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी अब नेक्स्ट सेशन में। ठीक है जी, अब हमारा सेशन अब हमारा आएगा, आज हमारा वेडनेसडे है तो फिर फ्राइडे को रिवीजन क्लास नंबर 4 आपके पास आएगी, और देन फ्राइडे के बाद फिर आपकी मंडे आएगी। ठीक है, तो बस ये लगा लो अक्टूबर के महीने में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कस्टम विद क्वेश्चंस मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, ताकि आपको ना अक्टूबर के एंड तक ये प्रॉब्लम ना हो कि सर हमारा सिलेबस कुछ बच गया। इनकम टैक्स हो चुका है, जीएसटी हो चुका है, कस्टम हो चुका है, नवंबर और दिसंबर के 20 दिन पूरे आपके पास होंगे, सारा सिलेबस उसकी रिवीजन पूरे यूट्यूब के ऊपर होगी। अब वो आपको रिवीजन कैसे करनी है वो आपके ऊपर है। 1 महीना 20 दिन आपके पास होंगे दोबारा से रिवीजन करने के। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू सो मच। फिर मिलूंगा परसों, तब तक के लिए इसको शेयर करो, फैमिली को फटाफट से 1 लाख के पार लेके जाओ। ठीक है, ताकि उसके लिए हम एंजॉय करें इकट्ठे मिलके। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितने बच्चों के साथ शेयर करते हो। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है सर। देखो, मेरा अगर बेस्ट में कहीं कमी हो तो मुझे बताओ, अब आप अगर शेयर नहीं करोगे तो इसमें फिर आपकी दिक्कत है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।